1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल वाला पार्ट उठाया है। आज अपन यहाँ पर वायुदाब पेटियों वाला पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, जिसमें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि वायुदाब होता क्या है। तो हमारे वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित हैं, उन गैसों द्वारा हमारी पृथ्वी पर जो प्रेशर महसूस किया जाता है उसी को वायुदाब कहते हैं। और ये इसमें देखा गया था कि वायुदाब अगर ऊंचाई के साथ जाते हैं तो वायुदाब कैसा कम होता जाता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वायुदाब कम रहेगा। वही इस तरीके से अपन ने देखा। वही अगर गैसों का जो वॉल्यूम है वायुदाब के साथ कैसा संबंध रखता है, तो ये वृत्तकोणानुपाती होता है, और डेंसिटी कैसा रखता है उसके समानुपाती संबंध रखता है। ये सिंपल से फैक्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको इनको याद रखना है। इसमें अपन ने देखा था कि जो विषुवत रेखीय जो कटिबंध विषुवत रेखीय जो था, अपन ने इक्वेटोरियल जो वायुदाब वाली पेटी देखी, उसमें क्या देखा था, इसको क्या नाम दिया गया है। आपसे सिंपल सा नाम पूछा जाएगा, कौन से अक्षांश के बीच पाई जाती है। तो आज पहली वाली पेटी के बारे में आपको लिंक करा देते हैं कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, यानी कि विषुवत रेखा के पास वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली पेटी को ही इसको विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहा गया है। क्यों निम्न वायुदाब क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पहले दिन जब वायु यानी कि पवन के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें ये बताया गया था कि पवन जो रहती है, वायु जो रहती है, उसका ताप के साथ और दाब के साथ उल्टा संबंध रहता है। अगर ताप ज्यादा है तो वहां पर कौन सा प्रेशर उत्पन्न होगा, तो निम्न प्रेशर उत्पन्न होगा। तो यही था, क्योंकि अश्व यानी कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूर्य 12 घंटे यानी 12 महीने लंबा चमकता है। जब 12 महीने लंबा चमकेगा तो वहाँ का टेम्परेचर हाई रहेगा और दाब कैसा रहेगा, निम्न रहेगा। टेम्परेचर हाई रहेगा तो आपको बताया था कि वायुदाब कैसा होगा, लो वायुदाब होगा। तो यही कारण है। इसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वायु सघन होकर टेम्परेचर हाई रहेगा। तो टेम्परेचर हाई होकर उस एरिया में जो वायु बहेगी वो कैसी होगी, हल्की हो जाएगी। हल्की होकर वायु क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी, यानी कि सघन वायु ऊपर उठेगी, उसका स्थान गिरने की ठंडी वायु आएगी। यही साइकिल चलता रहता है। इस कारण से भूमध्य रेखा पर क्या होता है, अधिकतम बारिश देखने को मिलती है। तो इसको क्या नाम दिया गया था, डोलड्रम, यानी कि शांत क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से कौन सी वायुदाब पेटी को शांत क्षेत्र के नाम से जानते हैं या डोलड्रम के नाम से जानते हैं। कि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो ताप के कारण उत्पन्न होती है, और पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय फोर्स होता है, यानी कि अपकेंद्रीय जो बल होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कल आपको बता दिया था। आज दूसरी वायुदाब पेटी उठाइए, इसको नाम दिया गया है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। जब आपको पृथ्वी की गतियां बताई थी तो बताया था कि जो कटिबंध देखने को मिल रहे हैं ये हमें किस कारण से मिल रहा है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण देखने को मिल रहा है। तो ये जो पेटियां उत्पन्न होंगी वो सारी पृथ्वी की गति से संबंधित ही रहेंगी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या याद रखना है, सिंपल सा पूछा जाएगा किसके कारण उत्पन्न हो रही है, तो ये उच्च दाब के कारण उत्पन्न हो रही है। उच्च दाब के कारण उत्पन्न क्यों हो रही है, इस तरीके से समझ सकते हो। ये आपका पृथ्वी है, मतलब इस पे अक्षांश खींचे गए हैं इस तरीके से। ये जो एरिया है, इतना सा एरिया में कौन सा है आपका, ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आपको मिल गया 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री आपका साउथ में। ठीक है, जस्ट इसके बाद आपको मिलेगा ये कौन से अक्षांश के बीच मिलेगा, तो ये यहाँ पर इस तरीके से अपन लाइन खींचेंगे। यहाँ पर 35 से ये मिलेगा आपको 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ में। वहीं यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये भी यहाँ पे मिलेगा आपको 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ में। तो ये एरिया है। यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि आपसे पूछा जाएगा ये। अब अगर बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा की बात आ जाती है। यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो एरिया होता है वहाँ पर आपको पता है सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भी अच्छी तरह से, मतलब वहाँ पे भी पर्याप्त सूर्य का प्रकाश रहता है। पर्याप्त सूर्य का प्रकाश रहने के कारण क्या होता है, अब ये भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की वायु गर्म होकर वायु क्या होती है, ऊपर उठती है। तो उस एरिया में क्या होता है, यहाँ पर सूरज का प्रकाश भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम रहता है, जिस कारण से क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ का थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर कौन सी वायुदाब पेटी उत्पन्न हो रही है, यानी कि कौन सी, तो उच्च यानी कि हाई प्रेशर बेल्ट वाली ये पेटी उत्पन्न होती है। तो यही है, उच्च दाब के कारण ये उत्पन्न होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति, हमारी पृथ्वी जो रोटेट कर रही है उसके कारण ये उत्पन्न होती है। दो कारण है, आपसे पूछा जाएगा, उच्च दाब के कारण और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये पेटी देखने को मिलती है। ठीक है, कौन से अक्षांश के बीच मिलती है, तो 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक। वहीं साउथ में बात करें तो ये 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ
यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलती है। इसमें अगर देखा जाए तो इसको अश्व अक्षांश, ये आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सी पेटी को अश्व अक्षांश बोला जाता है? तो आपको याद रखना है उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाली पेटी को क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश यानी कि अश्व अक्षांश बोलते हैं। इसे अश्व अक्षांश बोलने के पीछे क्या कारण रहा है? इसमें ये था कि प्राचीन समय में जब जो समुद्र के माध्यम से जो व्यापार करने के लिए लोग एक दूसरे देश में आते थे, तो ऐसा माना जाता है कि ये जहाज पर क्या रखे लाते थे? हॉर्स को रखे लाते थे। जब अधिकतर मात्रा में हॉर्स रहते थे तो ये क्या थी, हवाएं ऊर्ध्वाधर चलती हैं। ऊर्ध्वाधर चलने के कारण क्या होती थी, उनको आगे ढकेलने में बड़ी परेशानी होती थी। तो ऐसा मानते थे कि लोग उसमें एक दो हॉर्स उसमें डाल देते थे समुद्र में या महासागर में फेंक देते थे, तो ये आगे बढ़ने में मदद करती थी। आगे बढ़ना मतलब हॉर्स को जैसे नीचे फेंका, अब ये समझ सकते हो जैसे प्रेशर कम होगा यानी कि भार कम होगा तो ऑटोमेटिकली जहाज आगे बढ़ेगा। तो वहाँ के जो नाविक थे उनके द्वारा क्या नाम दिया गया? इसको अश्व अक्षांश नाम दिया गया। तो ये पूछा जाता है निम्न में से किसे अश्व अक्षांश कहते हैं? ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, ये याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में ये कम स्थायी होती है। क्यों? उत्तरी गोलार्ध में इसमें डिस्कंटिन्यूटी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, लैंड है, मतलब भूमि का विस्तार ज़्यादा है। महाद्वीप जितने भी है वो उत्तरी गोलार्ध में देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये ज़्यादा स्थायी हो जाती है। तो ये आपका मेन रीजन था। ये कहाँ मिलती है? तो हवाईयन द्वीप समूह, यूएसए में हवाईयन द्वीप समूह है, वहाँ पर मिलती है। वही इसको दक्षिणी गोलार्ध में किसके नाम से जानते हैं? तो एजोकार्प के नाम से दक्षिणी गोलार्ध में इसको जाना जाता है। अगली पेटी देखते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये भी अपन को थोड़ा सा देखना है। दो इम्पोर्टेंट जो थी वो आपको बता दी गई है। आपको उनमें से आपको अश्व अक्षांश किसे कहते हैं और डोल्ड्रम किसे कहते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। इनको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है आपके लिए, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी यानी कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, मतलब ये है, आपसे पूछ रहा है ये कहाँ पर मिलती है, कौन सा एरिया यहाँ पर कवर होता है। तो ये निम्न दाब पेटी है। निम्न दाब पेटी क्या है, क्या होता है, उसके आसपास वाला एरिया, ये हवाएं जो होती हैं वो गर्म, मतलब जो हवाएं हैं उसके आसपास वाले एरिया में क्या होती है, गर्म जलधारा चलने लगती है। गर्म जलधाराओं के कारण क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वहाँ का दाब कैसा होगा, निम्न दाब उत्पन्न होता है। इसके कारण से ये पेटी देखने को मिलती है। कहाँ से कहाँ तक मिलती है, ये मिलती है 65 यानी कि जो 66.5 वाला एरिया है ना उसके नज़दीक मिलती है। ये 60 से 65 डिग्री नॉर्थ में, वहीं 60 से 65 डिग्री साउथ के बीच ये एरिया देखने को मिलती है। अलग किताबों में अलग अलग ये देखने को, मतलब ये अक्षांशों के अलग अलग देखने को भी मिलते हैं। लेकिन आप ये याद रखना कि लगभग ये कहाँ देखने को मिलती है, किसके कारण उत्पन्न होती है और कब ये ज़्यादा सशक्त होती है। तो जो अपना विंटर वाला सीजन है, शीतकालीन वाला जो मौसम आता है उसमें ये ज़्यादा सशक्त हो जाती है, ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। यहाँ पर वायुदाब कितना कम हो जाता है, मतलब किसकी तुलना में कम हो जाता है, तो 10-13 MB 10-13 मिलीबार की तुलना में बहुत कम वायुदाब यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सबसे पहले किसके कारण उत्पन्न हो रही है, निम्न दाब पेटी है। गति के कारण और ये ताप है उसके कारण उत्पन्न हो रही है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये उत्पन्न होती है। जितनी भी पेटियां हैं वो पृथ्वी घूर्णन गति के कारण उत्पन्न हो रही है, ये आपको पहले से ही बता दिया है। अब देखते हैं तीसरी पेटी है आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये थोड़ा आपके लिए देखना है, यानी कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसमें क्या है, तापीय उत्पत्ति क्या है, तापीय कारण क्या कहता है, इसमें ताप कम होने के कारण, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ध्रुवों पर आपको पता है 6 माह की रात और दिन होते हैं। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पहुँचता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये ताप कम होने के कारण वायु में सघनता देखने को मिलती है। वायु में सघनता होती है, ये वायु भारी हो जाती है। सघन होने के कारण भारी वायु, लेकिन इसमें जलवाष्प बिल्कुल नहीं रहेगा और ये भारी वायु नीचे गिरती है। वायु में सघनता के कारण दाब बढ़ जाता है, इसी कारण से ध्रुवीय पेटी का उत्पन्न होता है। तो ध्रुवीय पेटी किस कारण से उत्पन्न हो रही है, सिंपल से फॉर्म में आपको याद रखना है कि यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण वायु में सघनता तो देखने को मिलती है, सघन होगी बिल्कुल, डेंसिटी मतलब सघन एकदम बिल्कुल सघन होगा, कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, उसके कारण क्या होगा, सघन वायु भारी हो जाएगी। अब भारी वायु है, नीचे आ रही है, जलवाष्प तो है नहीं है लेकिन नीचे की ओर आने की कोशिश कर रही है। इससे क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर बिल्कुल कम है लेकिन दाब कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्रुवों पर ये पेटी देखने को मिलती है। इसमें आपको याद रखना है, ये आप याद ना रखो तो भी ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये तापीय उत्पत्ति बता दी किस कारण से और ये किसके कारण, यानी क्या मदद करता है इसमें। तो हमारी पृथ्वी पर 2 फोर्स लगते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। यानी केंद्र की ओर जो लगता है उसको अभिकेंद्रीय और बाहर की ओर जो लगता है उसको अपकेंद्रीय बोलते हैं। तो
तो ये याद रखना है कि ये अभिकेंद्रीय बल के कारण और गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो हो गया ग्रेविटी फोर्स के कारण और अभिकेंद्रीय बल के कारण ये पेटी देखने को मिलती है। आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सी पेटी है जो अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है, तो ये आपके कारण बनती है। तो आपको याद रखना है ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ध्रुवीय मतलब ये है हाई प्रेशर बेड यानी कि बोल सकते हैं पोलर हाई प्रेशर बेड। ठीक है, अब इसको पूरा एक मैप में बता देते हैं किस तरीके से कहाँ पर क्या देखने को, एकदम मैप के तरीके से देखते हैं। सबसे पहले देखा आपने ये आपको बताया था कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी यानी कि इसको शांत यानी कि डोलरम क्षेत्र बोलते हैं। तो आप इसको मैप के तरीके से देख सकते हो। ये भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटोरियल जो इक्वेटर लाइन है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कौन सी हवा चलती है, जैसे आपको बताया था जो व्यापारिक पवनें थी वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो व्यापारिक पवनें आपको देखना है, व्यापारिक पवनें ये आपको दिख रहा होगा व्यापारिक पवनें, ये जो पवनें हैं ये व्यापारिक पवनें चल रही है। बताया था 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो सिंपल सा याद रखना है ये कौन से क्षेत्र में चलती है, तो ये डोलड्रम यानी कि शांत वाला जो एरिया होता है वहाँ पर ये पवनें चलती हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं, अब ये आपको पेटी दिख रही होगी, ये कर्क रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा और ये है आपकी कर्क रेखा 23.5 और 23.5 नीचे। तो ये कर्क और मकर के बीच का जो एरिया होता है वो होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये पूरा समझा दिया है, लेकिन मैप में अगर देखना है तो आप किस तरीके से याद रख सकते हो, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री यानी 30 डिग्री नॉर्थ और से कितना 35 डिग्री नॉर्थ में, और ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है अपन को 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ में। तो इसको क्या बोला गया है, यानी कि सब आप बोल सकते हो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये क्यों उत्पन्न हो रही है, तो ये यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर कम रहता है और प्रेशर, टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये यहाँ पर कौन सी पवन चलती है, तो ये आपको बताया था ये जो पवन चल रही है पश्चिम यानी कि यहाँ पर कौन सी पवन चलेगी, देखो यहाँ पर जो पवन चल रही है ये पवन है, ये आपको कौन सी पवन दिख रही है, ये पवन बताया था पश्चिम पवन हमेशा व्यापारिक पवन के जस्ट उल्टी डायरेक्शन में बहती है। ये आपको दिख रहा है कोरियोसस फोर्स के कारण क्या था, ये पवन जाना कैसे चाह रही थी इस तरीके से, लेकिन ये अपनी लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। बताया था उत्तरी गोलार्ध में पवनें हमेशा बाईं तरफ मुड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें हमेशा राइट साइड मुड़ती हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये जो पवन चल रही है ये कौन सी है, ये चल रही है आपकी व्यापारिक पवनें। ठीक है, उसके बाद आपने देखा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ये कहाँ से, यानी कि 60 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ में और नॉर्थ में इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये पवनें ध्रुवों से जो पवन चलती है, मतलब ध्रुवों से जो पवन चलती है उसे ध्रुवीय पश्चिम पवन बोलते हैं। क्या, ध्रुवीय पश्चिम पवन। ये आपको दिख रहा होगा ध्रुवीय पश्चिम पवन ये चल रही है, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा इस तरीके से, तो इसको पश्चिम पवन बोल दिया गया। तो ये आपका पवन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है पूरा। वायुदाब यानी कि वायुदाब से संबंधित जो चीजें थी पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें क्या याद रखना है एक बार फिर से याद दिला देते हैं। आपको सबसे पहले स्थानिक पवनें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी पवन है ये याद रखना है। दूसरे नंबर पे आपको पश्चिम पवन और व्यापारिक पवन ये निम्न में से कौन सी किसके विपरीत चलती है ये आपको याद रखना है। पश्चिम पवनें व्यापारिक पवनों के जस्ट विपरीत होती हैं, इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं पश्चिम पवनों की यानी कि पश्चिमी पश्चिम पवन, इनको उत्तरी गोलार्ध में तो ये बहुत कम सघन होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है इनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे चीकता 40, प्रचंड 50। तो ये आपको याद रखना है क्यों होती है, क्योंकि ये पानी है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है पानी ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा महासागर आप देखोगे मैप में तो दक्षिणी गोलार्ध में ही देखने को मिलते हैं, इस कारण से इनकी सघनता ज़्यादा देखने मिलती है। भाई अगर बात करते हैं आपने देखा स्थल समीर, जल समीर और पहाड़ी समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर, घाटी समीर, ये आपको याद रखना है। ये जो आपको बोला है वो पूरा आपको अच्छे से याद रखना है, कब चलती है रात में दिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये सब याद रखना है। अगर आपको पेटियों में सिर्फ आप 2 पेटी याद रख सकते हो, वैसे अगर पूछा जाए टोटल कितनी पेटी होती है तो 4 पेटी होती है, लेकिन आपको 2 कौन सी पेटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, डोलड्रम यानी कि जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब वाली पेटी याद रखना है। वही अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो अश्व अक्षांश के लिए आपको बताया गया है जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है सब ट्रॉपिकल हाई पोलर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये याद रखना है। इसको अश्व अक्षांश क्यों बोला गया है, पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न होता है, तापीय कारण गति के कारण और पृथ्वी घूर्ण गति के कारण उत्पन्न होती है। इनको अश्व अक्षांश क्यों बोला गया है कि प्राचीन समय में जो नाविक होते हैं उनने क्या किया, अपने जहाज पर रखकर क्या लाते थे, घोड़े रखकर आते थे, उनको बिजनेस मतलब आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती थी तो वो क्या करते थे 1-2 घोड़े उसमें फेंक देते थे, तो जहाज क्या था आगे बढ़ने में मतलब आगे बढ़ने लगता था, तो उन्होंने नाम दे दिया इसको अश्व अक्षांश। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।
अब अपन को कल से अपन पढ़ेंगे महाद्वीप वाला चैप्टर उठाएंगे, या फिर आपको थोड़ा इसमें एक और करवा देते हैं जो ओशियोनोग्राफी के अकॉर्डिंग अपन जलधाराएं और कितने महासागर और कितने महासागर हैं ये आपको करवा देते हैं। जस्ट इसके बाद आपका महाद्वीप स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।